ओके जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी कुछ बातें हम डिस्कस कर रहे थे जो स्कोप से रिलेटेड है कि हमें कैसे मैनेज करना है या स्कोप मैनेजमेंट में क्या कुछ होता है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि काम करने से पहले मुझे सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ उस बंदे से हम कलेक्ट नहीं करते जिसने हमें ये प्रोजेक्ट असाइन किया है, यानी कि जिसको हम आसान अल्फाज में स्पॉन्सर कहते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ स्पॉन्सर से नहीं पूछना कि भाई आपको क्या क्या चीजें चाहिए, या सर और मैम आपको क्या क्या चीजें चाहिए। अगर कस्टमर्स से के लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कस्टमर से सिर्फ कस्टमर से ही नहीं पूछना कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ और भी स्टेक होल्डर्स हैं। इसकी मैं फिर आपको एक दफा वही एग्जांपल याद कराता हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पांच पांच फ्लोर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें मल्टीपल रूम्स हैं, और मैंने उसकी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करनी है, और वो एयर कंडीशनिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट मुझे लगाना है। और ऑब्वियसली अब मैंने हर फ्लोर पे हर रूम को अंदर जाके उसकी सीलिंग और ट्रंकिंग जो एसी की एयर कंडीशनिंग की जाएगी वो देखना है। अब इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ स्पॉन्सर से ये नहीं पूछ लेना कि भाई आपको एसी कैसे करना है, कैसे कितनी पावर, कितनी रेटिंग और उस तरह की चीजें, या बैकअप सप्लाईज चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जिनके यहाँ पे दफातर होंगे, जिनके रूम्स होंगे। मुझे उनसे भी पूछना है कि भाई आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर लेट्स से स्पेशली कंप्यूटर लैब्स या इस तरह का कोई इक्विपमेंट है वो, और वो इक्विपमेंट कूलिंग मांगता है। वहां पे आप एक मिनट भी इंटरप्ट नहीं कर सकते कूलिंग को। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जनरली इसी तरह होता है, वो कूलिंग मांगता है लाजमी। अब ये जो चीज है, उन्होंने आपको कहा इस स्टेक होल्डर की मे भी रिक्वायरमेंट ये हो कि सर और मैम, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर को कह रहे हैं कि आपको जब भी हमारे इसके अंदर करना हो तो काइंडली नोटिफाई अस 1 वीक बिफोर जो प्लान्ड एक्टिविटी है उससे, ताकि हम कोई ऑल्टरनेट इसका अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, या हम 2 दिन के लिए इक्विपमेंट शट डाउन कर लें। अब आप सोचें, बैंक्स के अंदर मुझे अगर एटीएम मशीन्स इंस्टॉल करनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई 1000 ब्रांच जगहों पे, तो अब क्या मैं जब इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ या उसका बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मैं सिस्टम को सस्पेंड कर दूंगा। मैं सिस्टम को आपको ये कह सकता हूँ कि भाई अब 5 दिन एटीएम मशीन अवेलेबल नहीं होगी? ऑब्वियसली नो। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट मुझे मे बी वो जो ऑपरेशन मैनेजर है वो बताएगा। ठीक है, सो हमें तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स, वैसे मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी वाले साहब जो मैनेजर हैं ट्रांसपोर्ट के, वो कहते हैं कि भाई आपने कम से कम 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले, 72 आवर्स पहले अपनी रिक्वेजिशन रेज करनी है। इसी तरह मुझे अपनी प्रोजेक्ट टीम की एक मीटिंग अटेंड करने यूके जाना है, लेट्स से। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जनरली होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टिकटिंग वगैरह के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है जो आपके पासपोर्ट्स और इन चीज़ों को कलेक्ट करके आपकी टिकट, ये अरेंजमेंट, ताकि आपको ये मैनेजमेंट के मसाइल में ना जाना पड़े। तो वो डिपार्टमेंट आपको कह सकता है कि सर कम से कम आपने हमें 15 दिन पहले बताना है विजिट जब भी आपका प्लान होगा। तो अब आप देखिए, ये सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम जनरली ओवरलुक करते हैं, और इसी वजह से परेशानी हमें आती है। ठीक है कि यार अब हैसल एक बना होता है, ओहो कल टिकट है, आज टिकट अभी तक आया नहीं है, कल सीट है, परसों मीटिंग है, मैं क्या करूंगा। तो इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के ऊपर इसीलिए आती है। सो हमने रिक्वायरमेंट सिर्फ एक स्टेक होल्डर या दो स्टेक होल्डर से नहीं करनी, बल्कि ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर से वो रिक्वायरमेंट्स लेनी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग असल में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम जनरली रश करते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपरली गैदरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। और यही बाद में ये जो टाइम हम अपनी तरफ से 15-20 दिन का सेव कर लेते हैं, 1 महीने या 2 महीने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लगते होते हैं, वो हम बचा लेते हैं, लेकिन उसके बदले हम 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने अपना प्रोजेक्ट लेट कर लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बड़ी समझ आ रही है बात कि इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट दिस एफर्ट विल एक्चुअली सेव योर टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, बाहिर ये लग रहा है कि हम ये बड़ा ख्वारी कर रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यस, बट एक्चुअली इट विल सेव योर टाइम एंड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट आपको तरह तरह के लोग बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स देंगे, जिसके दिल में जो आया वो रिक्वायरमेंट देगा, बट यू हैव टू चेक कि भाई वो रिक्वायरमेंट मुझे कोई
जिस मकसद के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो मेरा बिजनेस केस है, जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर्पस को सर्व भी कर रहा है या नहीं, या बस ये एक शश की कई लोगों को शशकों का शौक होता है या एडिशनल रिक्वायरमेंट का शौक होता है, वो डाल देते हैं और यार तू डाल दे इसी बहाने हमारा भी काम हो जाएगा। डिफरेंट ना डिपार्टमेंटल हेड्स बैठे होते हैं, सर वो सीलिंग जो है ना वो उखड़ेगी और सीलिंग के अंदर हमने एयर ट्रंकिंग पास करनी है, और वहां पे ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कोशिश करेगा, हो सकता है इसकी ऊपर कोई केबलिंग खराब हुई भी हो, और वो कहेगा यार जब ये सीलिंग खुले ना तो काइंडली केबल्स को भी रिप्लेस कर देना। अब ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के बिजनेस केस या प्रोजेक्ट चार्टर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू कंपेयर। रिक्वायरमेंट तो हर कोई कहेगा कि यार ये भी कर दो और वो भी कर दो, बट यू हैव टू सी कि यार वो रिक्वायरमेंट ऐड करने से वो मकसद अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस मकसद के लिए हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मींस द बिजनेस केस। और फिर इसी तरह बाज़ दफा होता है कि वो बिजनेस केस का तो हिस्सा होता है लेकिन आपके चार्टर का हिस्सा नहीं होता, आपके चार्टर में ये बात नहीं कही होती। फॉर एग्जांपल इसी ट्रंकिंग वाले की बात करते हैं और वो ये कहता है कि यार एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, वो कह रहा है कि भाई मेरे दोनों जो ऑफिसेज है ना, या जहाँ पे मेरा स्टाफ बैठता है, इनके अंदर आपने वैसे इस ट्रंकिंग के अंदर दो एग्जिट हैं या आउटलेट्स हैं जहाँ से मेरी हवा आती है या कूलिंग आएगी। वो कहता है यार हमें ना चार दे दो, हमारे टेबल के अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि दो बंदे इधर बैठे हुए हैं, दो टेबल इधर लगे हुए हैं, सो ऑन, या दो केबिन इधर हैं, दो केबिन इधर। अब ये चीज बिजनेस केस को तो सर्व कर रही है, यस, बट ये मेरे स्कोप का हिस्सा नहीं है। हमें कहा गया कि हर रूम के अंदर दो एग्जिट्स और उसके आउटलेट्स होंगे ट्रंकिंग के, जहां से ठंडी हवा आएगी। ठीक है, सो ये एक बड़ी माइनर सी एग्जांपल है, छोटी सी, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट आएंगी, आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं अपने पास अपने ऊपर सवार कर लेनी। अच्छा, फिर इसके बारे में थोड़ी सी और आगे बात करूंगा। फिर WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अगर आपको रीटा का वो जो हमने प्लानिंग वाला पार्ट पढ़ा था और हमने कहा था कि सीक्वेंस में कुछ चीजें थी, तो वहां पे सबसे पहले तो आप अपना डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट अप्रोच बनाते हैं। फिर आप बनाते हैं कि सिर्फ हाउ टू प्लान वाला पार्ट। फिर आप कहते हैं कि यार मुझे रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी, मैं ठीक है, रिक्वायरमेंट जब गैदर हो जाती हैं तो आप स्कोप स्टेटमेंट बनाते हो, और स्कोप स्टेटमेंट के बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी चीज खुद बनानी है, कौन सी चीज आउटसोर्स करनी है। टीम आ जाती है और वो फिर WBS बनाती है। WBS इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और ये हर प्रोजेक्ट पे बनना लाजमी है। PMI स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अस्यूम करना है कि WBS बनता है लाजमी। WBS के बहुत सारे एडवांटेजेस या फायदे हैं, ये हम जब क्रिएट WBS प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि यार WBS क्यों बनाया जाता है, किस डेप्थ तक आपको जाना चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, अब वाइल जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो तो उस वक्त भी आपने ये चीज लाजमी चेक करनी है कि भाई कोई कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या सॉरी कोई आपका टीम मेंबर वो ऐसा तो नहीं है, या आपसे इवन कुछ ऐसा तो नहीं ऐड हो रहा जो कि हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है, जिसको हमने गोल्ड प्लेटिंग का नाम दिया था। गोल्ड प्लेटिंग द प्रोजेक्ट और गोल्ड प्लेटिंग करना प्रोजेक्ट पे इट्स अ क्राइम, इट्स नॉट अलाउड। नथिंग एक्स्ट्रा शुड बी गिवन। और इसमें जनरली होता ही है, कुछ कुछ टीम मेंबर्स बहुत अच्छा करने की चक्कर में उससे ज्यादा कर जाते हैं जो रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कुछ टीम मेंबर्स कस्टमर से कुछ एडवांटेज लेने के लिए ऐसा कर लेते हैं। मसलन मैं अगर यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहा हूँ, अब यूएन के साथ मैं काम कर रहा हूँ और एक मैं ये चाहता हूँ कि यार वो जो आगे कस्टमर है या जो भी मेरा फोकल पर्सन है इधर यूनाइटेड नेशन का, उस मैनेजर को, उस डायरेक्टर को मैं जरा खुश कर दूं। और उसने मुझे मीटिंग में कहा कि यार काम कर दो, मैं उससे कहता हूँ कि यार सर एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह नहीं कर सकती, लेकिन ये कि आई विल ट्राई एट माई लेवल कि मैं किसी तरह इसको आपके लिए कर दूं। और मैं करके एक फ्यूचर जॉब के लालच में भी यूनाइटेड नेशन की जॉब मैं सीख करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस तरह आपको अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स पे भी ये नजर रखनी है कि वो कोई चीज ऐड तो नहीं कर रहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों। अच्छा करने के चक्कर में आप अनइंटेंशनली भी ऐड कर देते हो। अच्छा, उसके बाद जब भी कहीं से भी स्कोप के अंदर कोई चेंजेस रिकमेंड की जाए, कोई छोटा सा इजाफा हो या कहा जाए कि यार अब हम इसको नहीं करते, तो आपने उस चेंज का, वो जो भी चेंज आप रिकमेंड करते हो कहीं से भी है, या कस्टमर ने कहा है, किसी स्टेक होल्डर ने कहा है,
तो आप उसका इफेक्ट जरूर देखें दूसरे नॉलेज एरियाज पे, टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट है, कॉस्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा, कोई रिस्क तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व, कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा, रिसोर्सेज की कोई रिक्वायरमेंट बढ़ या कम तो नहीं होगी, या इसी तरह कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। या सो स्कोप के अंदर कोई भी चेंज अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो आपने उसका इफेक्ट जरूर देखना है। अच्छा, अब जो स्कोप के अंदर चेंजेस होंगी वो ऑब्वियसली इन एनी केस इसका एक अप्रूवल चाहिए होगा थ्रू चेंज रिक्वेस्ट। लेकिन आप जनरली कौन सी चेंजेस हैं जो अप्रूव करोगे और कौन सी चेंजेस हैं जो आप रिजेक्ट कर दोगे? तमाम वो चेंजेस जो मेरे प्रोजेक्ट चार्टर का हिस्सा नहीं है और मुझे कोई कह रहा है कि स्कोप में ऐड कर दो या स्कोप से खत्म कर दो, तो मेरे चार्टर में अगर है कि ऐड करना है तो ऐड, मैं सॉरी, वो करना है तो फिर मैं खत्म नहीं कर सकता, मैं लाजमी करूंगा। और इसी तरह अगर कोई मुझे कह रहा है कि ऐड कर दो कुछ, तो और मेरे चार्टर में उस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं कभी भी ऐड नहीं करूंगा। सो मैंने अपने प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर जो भी चेंज रिक्वेस्ट आई हैं उनको एवेलुएट करना है कि मेरे चार्टर का हिस्सा है या नहीं है। इस बारे में एक चीज आप याद रखें, सॉरी, कि प्रोजेक्ट मैनेजर को असर्टिव होना पड़ता है। असर्टिव का मतलब अपनी अथॉरिटी वो यूज करे एंड ही और शी शैल बी एबल टू से नो। और नो कहने का मतलब ये है कि वो बताए कि सर और मैम, ये जो आप इंक्लूजन करवा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर सो एंड सो चीज, इनिशियली रिक्वायरमेंट जब मैं गैदर कर रहा हूँ अभी उस वक्त या बाद में कोई एडिशन कर रहा हूँ, दोनों सूरतों में, और वो चीजें मेरे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट है, बिजनेस केस में शामिल नहीं होती, या मेरे बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा नहीं है, या मेरे चार्टर के अंदर नहीं है, तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो चेंजेस मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ। एग्जाम के अंदर आपने ये चीज लाजमी माइंड में रखनी है। एग्जाम क्वेश्चन में आपको एक ट्रैप किया जाता है और वो ये कहा जाता है कि कस्टमर ने आपके स्पॉन्सर ने आपको या कस्टमर ने कहा कि ये एक चीज है, अगर आप इस चीज को प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, इंसानियत के लिए भी बहुत फायदे की चीज है, और पता नहीं क्या कुछ उसके फायदे बताते हैं और वो इतने अच्छे आपको लगते हैं एक्चुअली। और इसका एक फायदा ये होगा कि आप उसी कॉस्ट, उसी टाइम के अंदर रहते हुए एक बहुत अच्छी चीज कर लेंगे और एंड सो ऑन। तो वो आपको इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि आपको लगता है कि यार हाँ यही ऑप्शन है। नो, अगर वो मेरे चार्टर से बाहर है तो भाई मैं उसको नहीं करूंगा, चाहे वो सोने की चीज क्यों ना मुझे दे रहा हूँ। ठीक है, सो आपने ये एटीट्यूड अपने माइंड में रखना है। आपका जहन में हो कि जाई जितना भी अननेसेसरी स्कोप होगा वो टाइम कॉस्ट या रिस्क या कुछ ना कुछ एफर्ट उसके अंदर वो लाजमी मांगेगा, और आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा रिस्क जो है वो आपको मिले। सो आप ये कहेंगे, मतलब मे बी यू मे से समथिंग लाइक दैट कि यार ये आपकी बात बहुत वैलिड है और आई गेस कि ऐसा होना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसका एक प्रपोजल बनाएं और ये मैनेजमेंट को भेजें। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये काम करवाना है तो इट्स बेटर। मसलन जैसे अभी हमने कल एक बात की थी कि जी यार अगर मैं सड़क उधेड़ रहा हूँ, सड़क पूरी खोद ही रहा हूँ, तो फिर और हमारा एक और प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि आपको नए पाइप या नई कुछ और चीजें बिछानी है या फुटपाथ अपग्रेड करना है, तो नाउ दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, लॉजिकली बात ठीक है, लेकिन मेरे स्कोप में नहीं है, तो मैं उसे ये रिकमेंड करूंगा कि यार काइंडली आप ना कोशिश करें कि इस केस को इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट के लिए बताएं। तो फिर यस आई कैन कोऑर्डिनेट विद यू, आप इसको एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे कर लें और मुझे भी अप्रूवल ले दें, या फिर मेरे प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनाना है ना तो अप्रूवल ले दें। मेरे चार्टर में फिलहाल ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस किस्म की बात आप सजेस्ट जरूर कर सकते हो अगर आपको वाकई वो बेनिफिशियल लगता भी है तो। उसके बाद ये तो है इनिशियल टाइम पे जब आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट आपने कंटिन्यूसली देखना है कि भाई मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो मेरे प्रोजेक्ट में नॉट इंक्लूडेड है। सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। और फिर मैं यार ज़ाहिर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैं अपनी स्कोप की परफॉर्मेंस देखूंगा, और अगर वेरिएंस है, कम अच्छा जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ या कम जा रहा हूँ, दोनों सूरतों में मैं उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट मुझे जरूरत होती है। और वो एडजस्टमेंट का बुनियादी रूल क्या है, अगर मैं जर्नल टर्म्स में बात करूं, वो ये है कि अगर मेरी वेरिएंस मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट से, जिसको हमने नाम दिया हुआ था थ्रेशोल्ड का, अगर मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट्स या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या कम है, तो उस सूरत में मैं ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करना चाहूंगा, जिसके बारे में हमने एक करेक्टिव एक्शन का नाम सुना हुआ था। करेक्शन या करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन में कोई लूंगा। सो उसके बाद
प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि वो जो डिलीवरेबल्स बनेंगे, इंटरिम डिलीवरेबल्स, उनको साथ के साथ उसकी एक्सेप्टेंस लेता जाए, लास्ट डे तक हर चीज पेंडिंग ना रखे, जिसको हमने वैलिडेट स्कोप का नाम दिया था कि वैलिडेट स्कोप में आप कस्टमर को बुला के जो जो डिलीवरेबल्स बनते जाते हैं हमारी क्वालिटी वाले ने क्लियर कर दिए, अब आप उसको एक्सेप्टेंस उसकी कस्टमर से लेते रहे। अच्छा, अब होता ये है जैसे मैंने अभी कहा कि बाज दफा ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए कि हमारे स्कोप मैनेजमेंट के अंदर क्या कुछ शामिल है। अब हम देखते हैं और भी कुछ बातें हैं हम करेंगे, बट कुछ पॉइंट कि बाज दफा कलेक्ट रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है ये, या कलेक्ट रिक्वायरमेंट का जो स्टेप है, ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया जाता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। अच्छा, अब ऐसे केसेस में अगर तो मैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे कलेक्ट रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, तो आपको जहन में ये लाजमी रखना है कि जो मेरी कलेक्ट रिक्वायरमेंट का पार्ट है ये कोई और टीम कर रही होगी, और बाद में अगले प्रोजेक्ट में मे भी कोई और टीम आए जो उन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के आगे प्रोजेक्ट लिखे। सो दैट मीन्स मुझे फिर कलेक्ट रिक्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो इतनी क्लियर रखनी पड़ेगी कि बाद में उस डॉक्यूमेंट को कोई भी उठा के पढ़े तो वो कर सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इवन अगर एक ही प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी और उस रिक्वायरमेंट को मीट करने का भी, तो बाज दफा इस तरह होता है कि 2 या 3 महीने एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने काम किया और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर या कुछ नए टीम मेंबर्स आए, तो आप जब ये काम लिखेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे या स्कोप स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपको इतना क्लियर बनाना है कि अगर आप वहां से चले जाते हैं या आपकी टीम मेंबर्स में कोई नया आता है, तो वो रिक्वायरमेंट पढ़ के आराम से आपका प्रोजेक्ट आगे एग्जीक्यूट कर ले। अच्छा, उसके बाद है ये जो रिक्वायरमेंट आपको अलग फेज के तौर पे करनी है, या ये आप बाय द वे किस जगह पे डिसाइड करते हैं, आपको याद है कुछ? कितने फेजेस में प्रोजेक्ट होगा, ये हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? इनिशिएटिंग। इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। और अगर इनिशिएटिव में आपको मतलब चार्टर के अंदर ना इस तरह का कुछ लिखा जाए और आपको लगता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के आपको अलग से करना चाहिए, तो आप मे भी वो जो इनिशियल प्लान बनता है, वो जो टॉप लेवल पे मैं कहता हूँ कि मैं अपनी डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल करूंगा, तो आप फिर वहां पे ये रिकमेंड कर देते हो कि हम इसको फेजेस में करने जा रहे हैं। एनीवेज, अच्छा, चेंज ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये तो था प्लान ड्रिवन। प्लान ड्रिवन में आप क्या कहते हैं कि राइट इन द बिगिनिंग अप फ्रंट ही मैं सारे का सारा प्रोजेक्ट को, ज़ाहिर है थ्योरेटिकली सारे का सारा, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप क्लैरिटी नहीं होती, 80% आप कहने का प्लान कर लेते हो, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हो। लेकिन चेंज ड्रिवन के अंदर ऐसा नहीं होता। चेंज ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको याद है कि हम छोटे छोटे स्प्रिंट्स में और छोटी छोटी आइट्रेशंस में प्रोजेक्ट को करते हैं, 7 दिन की, 10 दिन की। लेकिन इसमें भी रिक्वायरमेंट की, पूरे प्रोजेक्ट की एक जर्नल लॉग, रिक्वायरमेंट लॉग जरूर बनती है, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज प्लान ड्रिवन में भी करते हैं, मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ कि प्रायोरिटाइजेशन क्या बोला है। और फिर मैं अपने फर्स्ट आइट्रेशन की एक लॉग बनाऊंगा, बैकलॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं कहूंगा कि यार इस आइट्रेशन के अंदर 7 दिन में मैंने ये काम करने हैं। फिर मैं कस्टमर को बुलाऊंगा और फिर कोई रिक्वायरमेंट्स ऐड होगा या लेस करूंगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। सो ये जो चेंज ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे भी एक खास लेवल तक, एक कुछ ना कुछ हद तक मुझे रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं जस्ट टू टेक अ स्टार्ट, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फर्दर डिटेल जो है वो ऐड करते जाते हैं। अच्छा, अब एग्जाम के अंदर आपने क्या अस्यूम करना है? एग्जाम के अंदर आपने ये अस्यूम करना है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट का पार्ट है, ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये अलग से नहीं हो रहा। ऑल्दो एज आई टोल्ड यू कि और ऐसा होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में स्पेशली कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट एक अलग फेज के तौर पे होती है। तो अगर तो क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट इस तरह की बात कर रही है कि आप इस वक्त फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट में है जो कि रिक्वायरमेंट गैदर कर एंड सो ऑन, तो दैट इज अ सेपरेट इशू। बट अदरवाइज आपने ये अस्यूम करना है कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये इज पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये इनिशिएट हुआ है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम उन रिक्वायरमेंट्स को स्कोप के अंदर ट्रांसलेट करके और फिर उस स्कोप को बनाएंगे भी। तो ये एग्जाम के लिए इन जनरल हर क्वेश्चन के लिए आपने यही माइंड में रखना है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है, वो ये सिनेरियो है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैं किसी कस्टमर के लिए कर रहा हूँ, और वो जो मैं
जनरली एक कैस्केटेड शक्ल बनाता हूँ कि जी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने आउटसोर्स किया है प्रोजेक्ट को और यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं चाहूँगा कि आप ये बातें याद रखिएगा काइंडली। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बायर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, या ये कस्टमर है, या ये क्लाइंट है, जो भी आप इसे कहें। ठीक है, जनरली ये बायर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज बाय कर रही है। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को करती है, इसको मैं परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहता हूँ, मैं इसको सेलर भी कह सकता हूँ, मैं इसको कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको और क्या होता है, वेंडर भी कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे सेलर है, चाहे वेंडर है, व्हाटएवर, जो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहा है इस बायर को या क्लाइंट को या कस्टमर को, वो सेलर कहलाता है या परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परफॉर्म वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इस केस के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर आपको याद है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो बाइंडिंग है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में होती है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर बाज दफा एक क्लॉज लिखी होती है कि ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड सो इज अटैच्ड एज एन एक्शन, और वो 300 पेजेस 200 पेजेस अलग से अटैच हुए होते हैं जिसके अंदर उसके तमाम टेक्निकल स्पेक्स एंड रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, लेट्स से, या लीगल एस्पेक्ट जो कुछ भी है वो उसके अंदर लिखा होता है। अब इस केस के अंदर जाहिर है आपने, अब ये जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज़ाहिर कस्टमर से भी पूछेगा एज वेल एज अपने डिपार्टमेंट से भी पूछेगा। वो इन रिक्वायरमेंट्स के ओवर एंड अबव होंगी, इन एडिशन टू दीज रिक्वायरमेंट्स वो भी अपनी शामिल करेगा। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे केसेस में जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट की, जिसको मैं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ, वो जनरली आपको ये 200 पेजेस में लिखी होगी। और आपका जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस, उसमें ज्यादातर होगा ये कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ोगे और अगर उस पर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसकी क्लैरिटी लोगे कस्टमर से। अदरवाइज, मतलब जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट का मेजर प्रोसेस है उसके अंदर एक मेजर हिस्सा ये होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट का अलग से डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने मुझे दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है मैं उस पर क्लैरिटी लूंगा। ठीक है, तो मेरी एक बहुत बड़ी एफर्ट मतलब बच जाएगी कि खुद से रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करना पड़ रही, लेकिन इवन देन मैं ये रिक्वायरमेंट्स कंसीडर तो जरूर करूंगा, एक दफा उनको पढ़ूंगा तो सही और उसकी अंडरस्टैंडिंग में जरूर लूंगा। अच्छा, अब आपने एक और चीज ये अस्यूम करनी है कि, अभी सॉरी एक और बात थी वो रह गई, वो ये कि मैंने आपको कहा कि जब मेरा प्रोजेक्ट हो रहा होता है इन विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे एक स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करता है और उस प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट एक मे बी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एक टीओआर जिस तरह टर्म ऑफ रेफरेंसेस आपको दे दें, या इस तरह की कोई भी चीज जिसके थ्रू इनको ये बताया जाए कि भाई ये है जो काम आपको करना है। तो उस केस में स्पॉन्सर वो रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर होता है, या कोई और यूजर डिपार्टमेंट, मसलन आईटी डिपार्टमेंट पे रोल सिस्टम बनाना चाह रहा है, तो वो जो अकाउंट्स वाला है या पे एंड सैलरी वाला जो डिपार्टमेंट फाइनेंस वाला है वो देख रहा है, उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाएंगी। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो तो जनरली कोई एग्रीमेंट होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने आपको पहले एक दफा बताया हुआ है। अच्छा, अब आखिरी चीज वो ये कि आपने जनरली जब तक के जब तक के अदरवाइज ना कहा जाए, आपने अस्यूम ये करना है कि आप बायर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बायर किस सूरत में, जब आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि अगर प्रोक्योरमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चन में आपने किसी को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम या कुछ मटेरियल खरीदने के लिए उसको वो चीज आउटसोर्स कर दी है और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बायर हैं। इन जनरल आपने ये माइंड में रखना है जब प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चन आए। लेकिन प्रोक्योरमेंट के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप खुद प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है।
उसमें आप जनरली सेलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और या आप जनरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चन में आपने इन जनरल माइंड में रखना है कि भाई मैं बायर हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोक्योरमेंट के अंदर आ सकते हैं जिसमें वो आपको कहे कि यू आर इन द सेलर ऑर्गेनाइजेशन या यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस केस में जाहिर है आपने अपने आप को यहाँ पे रखना है, बट अदरवाइज प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चन में आपने अस्यूम करना है कि आप बायर हैं, और इसके अलावा आपने ये अस्यूम करना है, अगर प्रोक्योरमेंट का क्वेश्चन नहीं है तो आपने अस्यूम करना है कि आप परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं जो प्रोजेक्ट कर रही है, आप इसी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और अगर आपको वो कह देता है स्पेसिफिकली कि आप सेलर हैं तो फिर तो जाहिर है प्रोक्योरमेंट में भी आप बायर नहीं रहेंगे, आप सेलर ही होंगे। अच्छा, ये कुछ असम्पशंस हैं जो आपने एग्जाम के अंदर माइंड में रखनी है, इट विल हेल्प यू। अच्छा, ये हमने वही चीज जो देखी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि हमारा पहला प्रोसेस है। प्लान के अंदर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हम 3 काम करते हैं, हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एग्जीक्यूशन के अंदर कोई ऐसा डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है स्कोप का, तो हम ये कहेंगे कि हाउ टू प्लान एंड हाउ टू वैलिडेट स्कोप एंड हाउ टू कंट्रोल द स्कोप। अच्छा, दूसरी बात हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इस प्रोसेस के आउटपुट में मेरे पास 2 चीजें आती हैं, एक है स्कोप मैनेजमेंट प्लान और दूसरा है मेरे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। और ये दोनों प्लान मिलके हमें एक जनरल डायरेक्शन देते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप दोनों कैसे अचीव करेंगे। और आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि शुरू में कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूड्स द प्रोडक्ट स्कोप। अच्छा, now before this in further discussing this process, let's have a look on the inputs of this process. आपके ख्याल में हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए होंगी अगर मुझे स्कोप मैनेजमेंट प्लान या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना है? व्हाट डू यू थिंक? EF. वेरी गुड। कुछ हो ना हो ओपीएस एंड ईएफ लाजमी होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब तक हमारा फाइनल स्कोप बेसलाइन नहीं बन जाती, यानी कि जब तक हमारा प्लानिंग की बेसलाइन सारी ही नहीं बन जाती, उस वक्त तक एक डॉक्यूमेंट में बार बार चेक करूंगा। उस डॉक्यूमेंट में मेरे लिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और वो है चार्टर। चार्टर मेरा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है तो सबसे पहले तो जो मेरी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है वो चार्टर है। चार्टर के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मुझे करना है। तो जनरली चार्टर जो है ना वो हम इनपुट पे ले लेते हैं फॉर डिफाइनिंग सो मेनी थिंग्स। बहरहाल, नाउ फॉर नाउ अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। चार्टर के अंदर तमाम जो मुझे काम करना है उसकी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी लिखे होते हैं, जो हाई लेवल रिस्क हैं वो भी लिखे होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने आपके 2 चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर, सैंपल प्रोजेक्ट चार्टर वो शेयर कर दिए हैं गूगल ड्राइव पे। एक नज़र उनको दौड़ाइए, एक दफ़ा पढ़िएगा ज़रूर उसको। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसी तरह मैंने स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का भी एक एग्जांपल अपलोड कर दिया, लेकिन वो बड़े हैं, पेजेस ज्यादा है, तो उसको आप बेशक क्विकली देख ले। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है स्कोप मैनेजमेंट प्लान को और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को। आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये चीजें, लेकिन चार्टर को आपने जरूर पढ़ना। अच्छा, अब जो मेरी स्कोप मैनेजमेंट की प्लानिंग एफर्ट है उसके बारे में हो सकता है मुझे कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स मुझे दी हो ओपीएस के अंदर। अब मुझे कोई आप में से कोई एक बंदा ये बता दे कि ओपीएस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नॉलेज अबाउट द नॉलेज अबाउट जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं आप उसको कह ठीक हो सकते गया। हैं, उसकी हाँ जो बिल्कुल फाइंडिंग्स हैं जस्ट फॉर द बिल्कुल लर्निंग। ठीक हो गया। दो दो चीजें, चले हम यूं कर लेते हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा और इस प्रीवियस प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली। डाटा, है ना, दो चीजें हैं। इसके अंदर भी दो चीजें हैं। एक है मेरे पास पिछले प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड पूरा का पूरा, लाइक उन्होंने कौन कौन उन्होंने जो स्कोप स्टेटमेंट बनाई थी वो क्या है, उन्होंने जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाया था वो किधर है, ठीक है, उन्होंने जो एस्टिमेट किए थे वो किधर है, उन्होंने जो एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई थी वो कहाँ है, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज मुझे भी करनी पड़ेंगी, उस पर कितना ड्यूरेशन। तो पिछले प्रोजेक्ट का सारा डाटा एक। दूसरा, पिछले प्रोजेक्ट पे जो लेसन लर्न है वो। तो ओपीएस का एक हिस्सा तो ये है।
दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है जो हम करंट डेवलप कर रहे होंगे, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो अभी नए हम नए करंट नहीं प्रोजेक्ट्स नहीं के नहीं लिए नहीं जो बने नहीं नहीं, इन जनरल इन ऑर्गेनाइजेशन, जनरल। ओके। इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीजें आपको गाइडलाइंस दी होती हैं। अब हर प्रोसेस मतलब वो आपको हेल्प आउट करती है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा हुआ है कि आज जब भी आप स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो आप ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे। अब वो पॉलिसी या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना ऑब्वियसली, तो मैं वही टेम्पलेट बना बनाया यूज कर लूंगा। और अगर वो जो टेम्पलेट की समझ नहीं आ रही तो प्रीवियस मेरे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान होगा, उससे देखे कि यार इसने इस हेडिंग के नीचे क्या क्या लिखा था, वो अच्छा ये लिखा था, चलिए मैं ऐड कर लूंगा। सो दिस ओपीए विल हेल्प मी असिस्ट। ठीक है जी। सो ओपीएस के दो हिस्से हैं, ये आपने आप पक्का याद रख लेना। ओपीए के दो पार्ट्स हैं। एक है प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा, जिसके अंदर पुराने प्रोजेक्ट के एस्टीमेट, पुराने प्रोजेक्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो उन्होंने किया वो सब शामिल है। जो फाइल्स वो जमा कराएंगे, जो ईमेल्स वो करेंगे, वो सब कुछ। और दूसरा जो लेसन लर्न उन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में लिखे हुए हैं वो। और सेकंड पार्ट जो है इस प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के अलावा मेरे पास है जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो। ठीक है जी। सो ये दोनों चीजें मुझे एक्चुअल में हेल्प करेंगी कि मैंने प्लान जो है वो कैसे करना है। अब इसके अलावा मुझे दो चीजें और चाहिए, एक है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और एक है डेवलपमेंट अप्रोच। आपके ख्याल में ये दोनों चीजें मुझे कहाँ से मिलेंगी? ये भी चार्ट में इंक्लूड होती है। नहीं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बनता है। आपने वो प्लानिंग वाला सीक्वेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, देखें ये टाइम जाया होगा इसमें अच्छा खासा। आप लोगों को चैप्टर 3 जो लास्ट वीडियो लेक्चर है 4, वो आपको अजबर होने चाहिए। ठीक है, आपको याद है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ये चीज बताते हैं कि मेरी डेवलपमेंट अप्रोच क्या होगी, एजाइल होगी या वाटरफॉल होगी। दैट मींस वो प्लान ड्रिवन होगी या वो चेंज ड्रिवन होगी। अगर प्लान ड्रिवन होगी तो मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पूरा प्रोजेक्ट को प्लान करूंगा। अगर वो चेंज ड्रिवन है, आइट्रेशंस में है, तो मैं ज़ाहिर है 7-7 दिन की प्लानिंग करूंगा। तो ये मुझे पहले क्लियर होगा तो उसके मुताबिक फिर मैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाऊंगा। अगर चेंज ड्रिवन है तो जाहिर है मुझे छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे या आइट्रेशन में करने पड़ेंगे। और अगर प्लान ड्रिवन है तो जाहिर है मैं उसको राइट इन द बिगिनिंग पूरी डिटेल में प्लानिंग करूंगा। तो प्लानिंग एफर्ट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट अप्रोच। और दूसरा लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के अंदर आप ये बताते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट को स्पेशली जो मुझे प्रोडक्ट बनानी है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। लाइक मुझे कहाँ से शुरू होता है, क्या मुझे जमीन भी खरीदनी है खुद, लैंड ट्रांसफर करनी है, या मुझे मैप भी खुद अप्रूव करवाना है, आर्किटेक्ट डिजाइन भी करना है, या ये सारी चीजें हुई भी हैं, अब मुझे सिर्फ फाउंडेशन से आगे काम करना शुरू करना है। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं वो मुझे लाइफ साइकिल। और ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का सबसे ऊपर, प्लानिंग का जो पहली दो बातें आप पढ़ेंगे उस रीटा वाले चार्ट में, वो ये मिलती हैं। और तीसरा है कि फिर आप प्लान बनाना शुरू करते हैं हर नॉलेज एरिया का। और आप जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी बनाओगे उसके अंदर भी पहला जो हिस्सा आप फाइनल करोगे वो होगा हाउ टू प्लान का। ठीक है। तो बहरहाल ये आप दोबारा वो लेक्चर्स देखें काइंडली, सबको मैं कह रहा हूँ, और उसको अच्छी तरह याद कर लें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे कहा कि डेवलपमेंट अप्रोच एक्चुअल में इफेक्ट करती है कि भाई आपने रिक्वायरमेंट्स कितनी गैदर करनी है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ऑल टुगेदर शुरू में ही कर लेनी है, या फिर आपने थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स आइट्रेशन में करनी है। आप क्योंकि ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, सो नाउ आई विल बी क्विक। अच्छा, अब हम आते हैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान। मेरा पहला आउटपुट निकलता है और उस आउटपुट के अंदर या स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम क्या कुछ इंक्लूड करते हैं। पहली बात, हाउ टू अचीव द स्कोप। स्कोप आप कैसे अचीव करोगे, इससे भी पहले मैं एक्चुअल में ये डिफाइन करूंगा कि स्कोप में प्लान कैसे करूंगा, स्कोप में डिफाइन कैसे करूंगा, और उसके बाद मैं उस स्कोप को अचीव कैसे करूंगा। उसके बाद कौन से टूल्स हम यूज करेंगे टू प्लान हाउ द प्रोजेक्ट विल अकम्प्लिश द स्कोप, ये चीज। फिर डब्ल्यूबीएस में कैसे बनाऊंगा, स्कोप को मैं मैनेज कैसे करूंगा और उसको कंट्रोल कैसे करूंगा एज पर माय बेसलाइन एंड ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। बेसलाइन इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा होती है। हाउ टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरेबल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वैलिडेट स्कोप के अंदर हम डिलीवरेबल्स एक्सेप्ट करते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज कि एक्चुअल में मुझे अब ये पढ़ाते हुए ना डाउट क्रिएट हो गया हुआ है कि पता नहीं आपको ये बातें समझ आ रही हों कि नहीं आ रही होंगी। क्योंकि
और पिछला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ना। अगर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तो आज का लेक्चर हमारा इसी में लग जाएगा, और अगर नहीं करता तो ट्रस्ट मी, अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये समझ आ रही नहीं, और काइंडली इसको साथ साथ पढ़ें, अदरवाइज ये 2 महीने या 1.5 महीना हमने जो कुछ किया वो जीरो है। ठीक है, मैं तो पढ़ा दूंगा जाहिर है, अगर मैं वो अपनी प्रोफेशनल मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं, दिस इज नॉट इन माय स्कोप कि मैं आप लोगों को घर पे भी पढ़ाऊं, मेरे स्कोप में है ये क्लास लेना। ठीक है, मैं अगर उस तरह चलूं, बट पॉइंट इज कि प्लीज इसको लाजमी टाइम निकालें, अदरवाइज आप इस कोर्स को यहीं पे छोड़ दें, फिर कम से कम इंजॉय, जिंदगी तो इंजॉय करें ना। मतलब आप 1 महीना पढ़ेंगे भी और फायदा भी कोई नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ओपीएस के अंदर देखा कि ठीक है, हर स्कोप मैनेजमेंट प्लान हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का सॉरी अलग होगा, लेकिन हमें अगर कुछ टेम्पलेट्स, कुछ स्टैंडर्ड बना बनाया कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस, और ये हमें जनरली ओपीएस से मिलता है, और ये वैल्यूएबल एसेट्स हैं कि बनी बनाई चीज मिल जाए, ये हमें री इन्वेंट द व्हील नहीं करना पड़ता एवरी टाइम, और हमारा टाइम सेव होता है। अच्छा, अब स्कोप मैनेजमेंट प्लान जनरली एक ही गो में नहीं बनता, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ स्कोप मैनेजमेंट प्लान नहीं, हर नॉलेज एरिया का प्लान टुकड़ों में बनता है। सबसे पहले आप हाउ टू प्लान वाला हिस्सा फाइनल करते हो, हाउ टू प्लान वाला पार्ट जो है वो भी एक गो में शायद ना बने, उसमें भी कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट होती रहती है कंटिन्यूसली। अभी बिल्कुल हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, और हम उसको बार बार चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और जब हमारा ये प्लान हाउ टू प्लान वाला फाइनल हो जाएगा तो फिर हम हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल पे जाएंगे। एक बात, दूसरी बात आपको ये भी याद होगा कि हमने कहा था कि जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट वाले पॉइंट पे हम नहीं जाते, उस वक्त तक हम अपने प्लान को, अपनी बेसलाइंस को लॉक नहीं करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि मेरे रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग के अंदर मैंने कोई ऐसी बात या कुछ रिस्पॉन्स प्लान ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मेरा स्कोप चेंज हो गया, मेरे स्कोप में कुछ एडिशन हो गया या मेरे स्कोप में डिलीशन हो गया। अब उसकी वजह से जाहिर है मेरा स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, वो सब का सब शायद चेंज हो जाए या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए। सो इसलिए भी ये स्कोप मैनेजमेंट प्लान एक गो में फाइनल नहीं होता, आइट्रेशन में होता है। इनफैक्ट पूरी की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने ये याद रखना है कि वो आइट्रेशंस में होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरा मेरे पास है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में का दूसरा एक और नाम भी है जिसको हम बिजनेस एनालिसिस प्लान कहते हैं, कि मेरे पास जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे दो नई चीजें लिखी हुई हैं, और वो ये लिखी हुई है कि हमने ना सिर्फ ये इस प्लान के अंदर ना सिर्फ ये लिखना है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कैसे करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिर्फ ये नहीं लिखना, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। वो क्या है? पहली बात, जब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी आ जाएंगी तो फिर मैं उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कैसे करूंगा। एनालाइज का मतलब ये है कि कौन सी रिक्वायरमेंट मुझे इंक्लूड करनी है, कौन सी रिक्वायरमेंट रिजेक्ट करनी है, और फिर कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिनकी प्रायोरिटी हाई है, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनकी प्रायोरिटी कम है। मसलन अगर मेरे पास प्रोजेक्ट जो है, मतलब 100 रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, और मैं ये कहता हूँ कि यार ये 100 की वजह से मेरी कॉस्ट ऊपर जा रही है, लेट्स से एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं अब कैसे ये डिसाइड करूंगा कि यार इन 100 रिक्वायरमेंट्स में से मैं कौन सी टॉप 80 वाली रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड करूं और 20 ऐसी हैं जिनको मैं ड्रॉप कर सकता हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अच्छा, अब उसके बाद मैं उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करूंगा, और उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस हुई हुई हैं तो वो चेंजेस कैसे ट्रैक करूंगा। बेसिकली ये वाला जो ट्रैकिंग वाला पॉइंट है, ये मुझे रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ लेके जाता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स क्या बला है? ये हो सकता है कि मैं अपने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट भी बता दूं कि भाई एक ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी है, और उस ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर उसका फॉर्मेट ये होगा। अब जैसे ये क्लास अभी दोबारा रिज्यूम होगी, ये लास्ट